लोग, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई आपने बैक बेंचर सीरीज का बायोलॉजी का सेकेंड वन शॉट। फर्स्ट वन शॉट हम लोगों ने हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस पढ़ा था, जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक था। और अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो भाई यहीं कहीं लिंक आ रहा होगा, उस पर क्लिक करो और पढ़ के आओ जल्दी से। एंड देन आज हम लोग को स्टार्ट करना है भाई अपने बैक बेंचर सीरीज का बायोलॉजी का नेक्स्ट वन शॉट, दैट इज ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। मुझे पता है कि भाई ये चैप्टर आपके लिए भाई थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि भाई इसमें वो बहुत लेंदी है भाई। इसमें 4 टॉपिक्स हैं और चारों टॉपिक्स डिटेल में पढ़ाए गए हैं। एनिमल के बारे में बताया गया है, प्लांट के बारे में बताया गया है। लेकिन आज हम लोग इसका पार्ट 1 कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले भाई एक बात बता दूं आपको कि अगर आप इसको एज अ रिवीजन पढ़ रहे हो भाई, तो इसको भाई 2x पे लगा लो वीडियो। और अगर आपको कोई ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको डिटेल में पढ़ने हैं, अच्छे से कवर करने हैं, तो इसको 1.5x पे लगा के जल्दी से कवर कर लो। ओके, आज हम लोग भाई इस टॉपिक को न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन दोनों टॉपिक की बात करें तो डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो भाई आपको इस वन शॉट देखने के बाद, ये वन शॉट देखने के बाद एनसीईआरटी में न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है भाई। आप एक बार एनसीईआरटी रीड कर लेना, ये वन शॉट अटेंड कर लेना, भाई आपका बेड़ा पार। ठीक है भाई, सब कुछ क्लियर होने वाला है, बोर्ड्स में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, इसके बाद इस सीरीज के बाद लास्ट में हम लोग क्या करेंगे भाई, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, PYQs होंगे सारे चैप्टर से रिलेटेड बायोलॉजी के, तो उसको अटेंड करना ना भूलना। और अगर आपको हमारी बैक बेंचर सीरीज के बारे में नहीं पता है तो जल्दी से हमारे चैनल पे जाओ और सारी वीडियोस देखो। हम लोग इस सीरीज में भाई मैथ्स और साइंस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के जितने भी टॉपिक्स हैं, मैथ्स के जितने भी टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स 1 शॉट में कवर करने वाले हैं। चलो भाई, आज हम लोग बात करेंगे लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस क्या? वही प्रोसेसेस है जो हम लोग अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं भाई। सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, फिर ट्यूशन जाते हैं, फिर भाई क्या वो प्रोसेसेस है कि हम लोग डेथ होती है भाई, फिर एंजॉयमेंट, फिर बर्थ होता है, फिर एंजॉयमेंट, फिर डेथ? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। लाइफ प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस है जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, जो हमारी बॉडी के अंदर हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हमारी बॉडी के अंदर जो चलते रहते हैं, वो प्रोसेसेस हम लोग को पढ़ने हैं। और भाई माँ कसम, तुमने ये टॉपिक पढ़ लिया तो भाई इस टॉपिक के पढ़ने के बाद आपको अपनी बॉडी के बारे में A to Z सारी चीज़ें मालूम हो जाएंगी भाई। डाइजेशन कैसे होता है, एक्सक्रीशन कैसे होता है, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या फ़र्क है भाई, सारी चीज़ें। एक तरीके से तुम छोटे डॉक्टर बन गए भाई। छोटा वाला MBBS इस चैप्टर, ये चैप्टर भाई छोटा वाला MBBS करने के लिए होता है कि भाई जैसे कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद भाई तुम किसी डॉक्टर के क्लिनिक पे जाके भाई एज अ कंपाउंडर ही बन सकते हो। ठीक है, जस्ट जोकिंग। ये चैप्टर भाई हमारे लिए बहुत एसेंशियल है, इसीलिए क्लास 10th CBSE ने हमारे NCERT में डाला है, क्योंकि भाई हमें अपनी बॉडी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। हमें भाई एनिमल की बॉडी के बारे में तो इतना नहीं भाई, लेकिन अपनी बॉडी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। प्लांट में कौन कौन से प्रोसेसेस हो रहे हैं उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। और ये चैप्टर पूरी 10th बहुत ज़रूरी है, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो भी बात करें सब ज़रूरी है, लेकिन ये टॉपिक ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बायो पे ज़्यादा फोकस दो, नहीं बाकी सब पे भी दो। चलो आज हम लोग भाई इसको पार्ट 1, क्योंकि भाई आप भी जानते हो, टू बी ऑनेस्ट ऐसा सच बताना कि टॉपिक बहुत लेंदी है। ठीक है, पार्ट 2 में हम लोग कवर करेंगे इसके जो बचे हुए 2 टॉपिक है, एक्सक्रीशन और ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, अभी हम लोग भाई इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और अगर आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है भाई, और अच्छे से नहीं भी पढ़ना है तो नोट्स की कॉपी निकाल लो और आज की डेट डाल लो, क्योंकि ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसको हम लोगों ने इतना ईजी करके पढ़ाया ना कि भाई इसको देखने के बाद कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। ये टॉपिक का A to Z इसी वन शॉट में कवर करने वाली हूँ। चलो भाई, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा बट डोंट वरी भाई, हमारे साथ बने रहना। ठीक है, नोट्स बनाते हुए जाना। और मैं ये बात फिर से बता रही हूँ, जब से बैक बेंचर सीरीज चालू हुई है, मैंने हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में बताया कि भाई
खुद से पढ़ना है, मतलब कि एग्जाम में अच्छे नंबर चाहिए भाई, फाइनल्स में, मतलब कि बोर्ड्स टाइम पे आपको इधर उधर जाना ना पड़े, इसके लिए खुद की लैंग्वेज में नोट्स बनाओ, ठीक है भाई। अगर तुम्हें हिंदी में नोट्स बनाना अच्छा लगता है तो भाई हिंदी में बनाओ। मैंने तो अपने बायो के जो बोर्ड्स के नोट थे भाई इंग्लिश में बनाए थे, मतलब हिंदी में इंग्लिश लिखा था और सब कुछ मिक्स करके अपनी लैंग्वेज बनाए थे। तुम भी अपनी लैंग्वेज में बनाओ, ठीक है। कोई ऐसा फोर्स और प्रेशर नहीं है कि भाई इंग्लिश में नोट्स बनाओ, नहीं भाई, जिस लैंग्वेज से समझ में आ रहा है जो टॉपिक, क्योंकि टॉपिक्स को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। टॉपिक्स आपको समझ में आए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए वो ज़्यादा ज़रूरी है। और बोर्ड्स में तो भाई हर कोई फ्रेम करके लिख लेता है, ठीक है। तो भाई अंडरस्टैंड करने के लिए अपनी लैंग्वेज में बनाओ और सारे टॉपिक्स को डिटेल हेडिंग वाइज सुंदर सुंदर से नोट्स बना के लिख लो। डोंट मतलब कि एक्सपेक्ट नहीं करना है भाई बॉयज़ से, सिर्फ गर्ल्स के लिए बोला था, ठीक है, एप्लीकेबल फॉर ओनली फॉर गर्ल्स। चलो स्टार्ट करते हैं भाई। पहला टॉपिक है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन किस लिए पढ़ रहे हैं भाई, कि क्या हम ये बताएंगे न्यूट्रिशन में कि सुबह उठते ही भाई सबसे पहले जीरे वाला पानी पियो, फिर दोपहर में 2 उबले अंडे खाओ? नहीं, न्यूट्रिशन हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें जानना है हमारी बॉडी कैसे न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करती है। भाई खाना खाना तो सबको आता है भाई, खाने में क्या खाना है वो सबको पता है। और कोई भी डाइट रूटीन भाई 2-2 हज़ार का जिम का सब्सक्रिप्शन लेके महीने वाला, वो भी डाइट चार्ट फॉलो नहीं करते, तो मैं मेरा दिया हुआ क्या फॉलो करोगे, मैं खुद नहीं करती ठीक है। तो भाई इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट हम लोग ऑब्टेन तो कर रहे हैं, बट वो न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, कैसे एसिमुलेट हो रहा है, वो सारी चीज़ें हमें इस लेक्चर में पढ़नी है। न्यूट्रिशन इज ऑल अबाउट हाउ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब एंड एसिमुलेट, और कैसे हमारी बॉडी उन न्यूट्रिएंट को यूज करती है अपने डेली के काम के लिए। मम्मी कहती है भाई कि खाना खाने से एनर्जी मिलती है, खाना खाने से भाई तुम लो फील कर रहे हो, मम्मी पास थके हुए स्कूल से घर गए हो, मम्मी यार आज बहुत थक गए, आज मैथ्स वाले सर ने तो भाई गेम्स के पीरियड्स ले लिए, पीटी वाला पीरियड था वो भी ले लिया भाई, तो मम्मी कहती है भाई रुको, शांत हो जाओ, नहा के आओ, थक गए होगे, खाना खाओ, एनर्जी आएगी। खाना खाने से कैसे एनर्जी आती है भाई? खाना खाने से एनर्जी आती है, हमारी बॉडी में फूड का ब्रेकडाउन होता है एंड दैट जनरेट एनर्जी। कैसे जनरेट होती है इस टॉपिक में पढ़ेंगे, घबराओ नहीं, चिंता मत करो, मैं बताऊंगी सारी चीजें। चलो भाई न्यूट्रिशन, पहली बात न्यूट्रिशन होता क्या है, न्यूट्रिएंट होता क्या है, क्या इतनी देर से बता रही हैं आप? तो भाई हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को नीड होती है भाई एनर्जी की, ठीक है भाई, एनर्जी की नीड होती है। क्यों एनर्जी की नीड होती है? क्योंकि भाई उसको अपने मेंटेनेंस और ग्रोथ के लिए, अपनी बॉडी के ग्रोथ के लिए, अपनी बॉडी की वो वाली ग्रोथ नहीं, ऐसे एक्सटर्नल वाली ग्रोथ नहीं भाई, मसल वसल वो बनाने, सब चीज़ के लिए भाई डेली वर्क के लिए एनर्जी की नीड होती है। तुम पढ़ रहे हो क्योंकि तुम्हारे अंदर एनर्जी है, ठीक है, मैं पढ़ा रही हूँ क्योंकि मेरे अंदर एनर्जी है भाई, मैं मस्त छोले भटूरे खा के आई हूँ, मेरे अंदर एनर्जी है, तुम भी खाना खा के आए, तुम्हारे अंदर भी एनर्जी है। तो भाई हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को हर काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। और वो एनर्जी क्यों चाहिए होती है? अपने ग्रोथ के लिए, डेली वर्क के लिए, अपने मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। वो कहाँ से ऑब्टेन करता है भैया? वो ऑब्टेन करता है फूड से, वो फूड से ही आती है एनर्जी। ऐसा नहीं है कि भाई हमें कहीं बाहर से एनर्जी मिल रही है, जनरेटर में हाथ रख दिया है तो भाई एनर्जी आ रही है, ठीक है, ऐसा नहीं है। फूड क्या कंटेन करते हैं? न्यूट्रिएंट कंटेन करते हैं, ठीक है। क्या कंटेन करते हैं? न्यूट्रिएंट्स कंटेन करते हैं। न्यूट्रिएंट्स के बारे में सबने बताया भाई 6th 7th 8th में, और ये टॉपिक भी पढ़ चुके हैं भाई 7th या फिर 8th में पढ़ चुके होगा बायोलॉजी के पार्ट में, डाइजेशन, ठीक है, डाइजेशन में थोड़ा बहुत पढ़ा है, लेकिन आज हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये क्लास 10th का टॉपिक है और ये बोर्ड्स में पूछे जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब सबसे नहीं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो न्यूट्रिएंट क्या क्या होते हैं भाई? न्यूट्रिएंट क्या मतलब, न्यूट्रिएंट को क्या नाम देना चाहिए, इस न्यूट्रिएंट को क्या नाम दूं? तो भाई सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि भाई एक ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करता है अपनी सराउंडिंग से, ठीक है भाई। एक न्यूट्रिएंट, एक ऑर्गेनिज्म अपनी सराउंडिंग से जो चीजें सब्सटेंस ऑब्टेन करते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट। ऐसा नहीं कि भाई मेरे बगल में बुक रखी है मैं खा जाऊं, वो वाला नहीं। सराउंडिंग इन द सेंस भाई जो उसके लिए, जैसे कि बात करें हम लोग हर्बीवोर्स की, हर्बीवोर्स मतलब कि जो भाई घास फूस खाते हैं, एनिमल,
ठीक है। प्यारी प्यारी गाय के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो गाय क्या करता है, गाय क्या करती है भाई, वो क्या करती है भाई, घास चरती है, प्लांट्स खाती है, ठीक है। तो उसकी सराउंडिंग में वो प्रेजेंट है तो वो खा रही है, उसके लिए ईजिली एक्सेसिबल है तो वो खा रही है भाई। और हर्बीवोर्स है भाई, ऐसा तो है नहीं कि और अगर हम लोग बात करें भाई, हमारे डॉग्स पालते हैं जो, तो उसको अलग फूड देते हैं, वो उसी फूड के लिए हैबिचुअल हो जाते हैं, ठीक है। जो भाई जो मतलब स्ट्रीट डॉग्स होते हैं वो अपना कुछ अलग जुगाड़ करते हैं, आई डोंट नो भाई वो क्या खाते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ तो भाई बाहर कुत्ता टहलता है, वो गार्डन में आके घास खाता है गार्डन में आके घास खाता है भाई, आराम से। एक वीडियो मैं डालूंगी अपने शॉर्ट पे, देख लेना तुम, सच में वो घास खाता है। वो रोज आता है भाई, शाम को रोज आता है, उसको भगाते हैं। बट एक्चुअली होता क्या है ना कि भाई जब उनका मतलब डाइजेशन में ऐसा कुछ प्रॉब्लम होती है तब वो खाते हैं, उसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। पहले ये पढ़ लेते हैं भाई, न्यूट्रिएंट क्या होता है। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं भाई, न्यूट्रिएंट्स जो सब्सटेंस होते हैं जो हम लोग को सराउंडिंग में मिलते हैं और हम लोग इसको एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, दैट इज नोन एज न्यूट्रिएंट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, सारे क्या है भाई, न्यूट्रिएंट है। ये देखो भाई, ये देखो भाई, प्रोटीन, इतना सारा प्रोटीन, दूध, दही और अंडे। चलो बात करें भाई न्यूट्रिशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। बात करें भाई, बहुत सारे बच्चे मुझे न्यूट्रिशन क्या बताते हैं भाई, खाना खाना। मैंने पूछा भाई न्यूट्रिशन क्या होता है, खाना खाना। खाना खाना न्यूट्रिशन नहीं होता है भाई, न्यूट्रिशन इज द यूटिलाइजेशन। आप फूड को खा भी रहे हो और उसका यूटिलाइज भी हो रहा है बाय योर बॉडी, बाय योर डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। कि क्या क्या वो बॉडी ऑब्टेन कर रही है, क्या क्या बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है, उसको असिमुलेट कर रही है, दैट इज नोन एज न्यूट्रिशन। खाना खाना इज नॉट न्यूट्रिशन। चलो ओके, न्यूट्रिशन भाई, अब देखो न्यूट्रिशन क्या करता है भाई, न्यूट्रिशन हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्यों होता है, क्योंकि भाई हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है हमारी लाइफ को जीने के लिए, ठीक है। भाई हमारी बॉडी में अगर हम बात करें, हमारा जितना भी आउटर स्ट्रक्चर है, ठीक है, दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, ठीक है। हमारी प्रोटीन का इंटेक अच्छा होगा तो भाई हमारा आउटर स्ट्रक्चर, हमारे फिजिक, हमारी मसल बिल्डिंग बहुत अच्छी होगी, ठीक है। तो भाई हमारी बॉडी को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है टू मेंटेन और टू डेवलप आवर बॉडी। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन बच्चों वाले क्वेश्चन है भाई, बच्चों वाले टॉपिक्स है। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन बचपन से पढ़ते आएंगे। 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक एंड ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होता क्या है ये तो पता है, बच्चों तो पूछो भाई मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन बताओ, हेटेरोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक। नहीं भाई, अच्छे से एक्सप्लेन करो। बोर्ड में अगर एस करना है तो भाई आपको हर चीज अच्छे से एक्सप्लेन करनी होगी। मोड मतलब उसका वे, आप किस वे से फूड ऑब्टेन कर रहे हो, ठीक है। वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इज कॉल्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब कौन कौन से 2 मोड होते हैं भाई, ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक। बच्चे को पता है भाई, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है भाई। ऑटोट्रॉपिक वो न्यूट्रिशन जो भाई खुद से, ऑटो मतलब कि भाई सेल्फ, ठीक है, खुद से इंसान अपने अंदर बना लेता है या फिर अपना खाना बनाता है, दैट इज ऑटोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक भाई वो किसी के ऊपर डिपेंड होता है। ऑटोट्रॉपिक किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते भाई, खुद का खाना खुद बनाते हैं। हेटेरोट्रॉपिक जैसे कि हम इंसान भाई दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, प्लांट के ऊपर, एनिमल के ऊपर खाना बनाने के लिए। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिफरेंट टाइप के होते हैं। बात करें सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक और होलोजोइक। याद रखना भाई, याद रखना SPH से, ठीक है, S या फिर H या फिर P, ठीक है। सैप्रोफिटिक, होलोजोइक और पैरासिटिक। ये सैप्रोफिटिक, होलोजोइक, पैरासिटिक है क्या भाई, मैम ने क्या बता दिया। सबसे पहले ऑटोट्रॉपिक को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऐसा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म खुद के फूड सिंथेसाइज करता है, मतलब के प्रोड्यूस करता है खुद के ऑर्गेनिक फूड। और ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो खुद के फूड बनाते हैं, उनको ऑटोट्रॉफ्स बोला जाता है। ऑटोट्रॉफ्स के सबसे अच्छे एग्जांपल है हमारे भाई प्यारे प्यारे ग्रीन प्लांट्स, ओके, हमारी प्यारे प्यारे ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरियाज भी, ओके। चलो भाई देखो यहाँ पर अब प्लांट कैसे अपना खाना खुद बनाता है, ये देखो भाई यहाँ पर हम लोग बात करें एक ज़रूरी प्रोसेस की जो हमारी लाइफ की, सॉरी हमारी नहीं, प्लांट की लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये आपके बोर्ड्स में पूछे जाने वाला एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।
इसको ध्यान से पढ़ना। ग्रीन प्लांट क्या करते हैं? ग्रीन प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये प्यारा सा सूरज आता है भाई, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टेक इन, क्या टेक करते हैं भाई? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक इनऑर्गेनिक मटेरियल है, सबको पता है भाई। कार्बन डाइऑक्साइड उनको कौन देता है? एनवायरनमेंट प्रेजेंट रहता है हमारी वजह से, ठीक है। एंड प्लांट्स भाई, प्लांट अगर हमसे बातें कर रहे होते हैं तो भाई क्या कहते हैं कि भाई हमें CO2 देते रहना हमेशा, क्योंकि भाई उनके लिए CO2 बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कैसे कैसे जोक मार रही हूँ मैं। ओके, CO2 भाई ऑब्टेन किया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और भाई उनको उनके जो सॉइल होती है उससे क्या मिलता है भाई? वाटर, जो हम लोग कभी अच्छे अच्छे इंसान, ठीक है, जो दिल से बहुत अच्छे होते हैं उनको दे देते हैं। H2O हो गया। अब कन्वर्ट किस में कर रहा है भाई? फूड में, ऑर्गेनिक फूड में, दैट इज ग्लूकोज, ठीक है। और किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस, बाय अ प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। they obtain carbon dioxide and H2O, that is water, and converted into देयर फूड, ठीक है, जो कि एक ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं। चलो, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज ऑटोट्रॉपिक, सबको पता है भाई, बच्चों वाली चीजें हैं, मत बताओ। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करें भाई, हेटेरोट्रॉपिक, एक चीज यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में कुछ चीजें पढ़नी है भाई, इसकी रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन किसको किसको पता है भाई, ठीक है। अब हमने पढ़ा है कि यहाँ पर प्लांट ने क्या क्या ऑब्टेन किया, यहाँ पर प्लांट ने CO2 ऑब्टेन किया, ठीक है, देन H2O ऑब्टेन किया, ओके, CO2 और H2O ऑब्टेन किया। कितने CO2 भाई? 6 CO2 प्लस 12 H2O गिव्स क्या देता है भाई? क्या देता है भाई? ग्लूकोज। ग्लूकोज दैट इज 6C6H12O6, C6H12O6, ठीक है। अब यहां पर याद रखना भाई, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। और ये सारा कारनामा कहाँ हो रहा होता है भाई? कौन हेल्प कर रहा होता है? क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल कैसे हेल्प करता है भाई? क्लोरोफिल को क्या लिख दिया भाई? क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल क्या हेल्प कर रहा होता है? अब देखो यहाँ पर जितनी भी पहले मुझे क्लोरोफिल लिखने दो। अब यहाँ पर जितनी भी चीजें होती हैं, ठीक है, जितनी भी चीजें होती हैं, मतलब कि सनलाइट गई, सनलाइट कहाँ जाती है? क्लोरोप्लास्ट में जाती है। क्लोरोप्लास्ट में होता है ग्रीन कलर का पिगमेंट, दैट इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है भाई? वो सन की जो लाइट एनर्जी होती है उसको केमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है, ठीक है। एंड देन यहाँ पर ग्लूकोज, अब देखो यहाँ पर फूड जो प्लांट है अपना ग्लूकोज कैसे बना रहा है? कुछ मॉलिक्यूल लिए उसने, किससे? हमारे जो हमारा हाइड्रो क्या बोलते हैं भाई उसको, वाटर, H2O, ठीक है। कुछ मॉलिक्यूल लिए भाई CO2 के, ठीक है। तो 6CO2 प्लस 12 H2O गिव्स सन, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, यहाँ पर C6H12O6 प्लस 6O2, ठीक है। क्यों भैया? क्योंकि भाई यहाँ पर क्या निकल रहा है? यहाँ पर ऑक्सीजन हमें मिल रही है। फोटोसिंथेसिस की हेल्प से ऑक्सीजन भी हमारे एनवायरनमेंट में हमें मिलती है। चलो, आज हम लोग इस टॉपिक को भाई आराम से पढ़ने वाले हैं, कोई जल्दी नहीं है। और देयर इज अ रिमाइंडर दैट बी हाइड्रेटेड, हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए। चलो भाई, पानी पी लेते हैं, आप भी पी लो। ओके, और ये रिएक्शन अगर आपने नहीं लिखी है तो भाई जल्दी से लिख लो अपनी कॉपी में। चलो ओके, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने पढ़ा भाई ग्रीन प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या करते हैं भाई? CO2 ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट CO2 ऑब्टेन करते हैं। और जो हमारी सॉइल होती है, सॉइल में प्यारे प्यारे लोग वाटर डाल देते हैं, तो यहाँ से कुछ अमाउंट ऑफ वाटर भी ऑब्टेन करते हैं, H2O भी ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, दैट इज 6। यहाँ पर क्या मैंने 12 लिख दिया है? नहीं भाई, यहाँ पर 6 होता है, ठीक है। 6 CO2 प्लस 6 H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव C6H12O6, जो कि हमारा भाई ग्लूकोज होता है, ठीक है,
ग्लूकोज और कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन भी हमें मिलती है। याद रखना, इस रिएक्शन को याद रखना, ये रिएक्शन आपके एग्जाम्स में जरूर पूछी जाती है। चलो ये बात करें भाई हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की, तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो हम लोग ने पढ़ा है इसको कि ये 3 चीज़ों में डिवाइडेड होती है, ठीक है। SHP पढ़ा है, SHP। पहले तो हम लोग पेन का कलर बदल लेते हैं, किस कलर का पेन यूज़ करें भाई, यहाँ पर ऑरेंज कलर का, ठीक है। अब सेप्रोफिटिक, होलोजोइक और पैरासिटिक हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भाई क्या है भाई, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक और होलोजोइक, ये 3 टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं जो हेटेरोट्रॉप मतलब ये किसी की ना किसी के ऊपर डिपेंड है, ये खुद से काम नहीं कर रहे भाई, ये आत्मनिर्भर नहीं है, ये किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड है। हम इंसान भी भाई किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड है अपने फूड के लिए। अब ऐसा नहीं कि भाई खुद का खाना खुद बना लेना इन द सेंस कि भाई हम तो किचन में जाके खाना बना लेते, मैम कैसे कह रही किसके ऊपर डिपेंड, हम तो मम्मी से भी नहीं बोलते, ऐसा नहीं है। किसी न किसी के ऊपर डिपेंड होना इन द सेंस आपको प्लांट या फिर एनिमल की जरूरत पड़ रही है अपना फूड ऑब्टेन करने के लिए, न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करने के लिए। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप भाई प्लांट से ही तो सब कुछ ले रहे हो भाई। अगर बात करो भाई सीरियल्स की बात करो, जितने भी खाते हो, पल्सेस की बात करो, ठीक है, जितनी भी वेजीज खाते हो कहाँ से खाते हो, इज द सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल दैट इज प्लांट, ठीक है। देन अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप किसके ऊपर डिपेंड हो भाई, किसके ऊपर डिपेंड हो, चिकन के ऊपर डिपेंड हो, मटन के ऊपर डिपेंड हो, बेचारे छोटे छोटे एनिमल के ऊपर डिपेंड हो। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन की बात करें तो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन ऐसे टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं जो कि हमें कहाँ से मिलते हैं भाई। अच्छा ये कौन करता है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन का? सबसे अच्छा एग्जांपल है भाई हमारे मशरूम्स। देखें भाई प्यारे प्यारे, मैंने डायग्राम में भी दिखाया था उधर मशरूम। तो भाई कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि अपना ब्रेक डाउन, फूड का ब्रेक डाउन, ठीक है, सिंपलर सब्सटेंस में तो करते हैं, ठीक है, लेकिन भाई आउटसाइड ऑफ द बॉडी, आउटसाइड ऑफ द बॉडी इन द सेंस जैसे कि कहाँ ना कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, इनके बॉडी के बाहर, जो कि बॉडी के बाहर खाना पड़ा होता है, ठीक है, ये कुछ एंजाइम रिलीज करते हैं और उस एंजाइम रिलीज करने के बाद अपना फूड का ब्रेकडाउन बॉडी के बाहर ही कर देते हैं, ठीक। जैसे कि हम एनिमल की बात करें, एनिमल खाता है, बॉडी का जो फूड का ब्रेकडाउन होता है बॉडी के अंदर हो रहा होता है, लेकिन ये एक लौते ऐसे टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन जो कि अपना फूड का ब्रेकडाउन बॉडी के बाहर करते हैं, देन उसको बॉडी के इनसाइड या फिर बॉडी के अंदर ऑब्टेन कर लेते हैं, दैट इज नोन एज सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। जैसे कि कुछ फंजाई करते हैं, ठीक है, ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया, कुछ कार्निवोरस प्लांट भी करते हैं जो अपने फूड का ब्रेक डाउन बॉडी के बाहर करते हैं, लेकिन फूड का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो बॉडी के अंदर करते हैं, दैट इज नोन एज सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स में मशरूम सबसे बड़े एग्जांपल, देखो मैंने एनिमेशन से बहुत अच्छे से समझाया है। ये फूड, ये इनका फूड पड़ा है भाई, यहाँ पर कुछ एंजाइम रिलीज करेंगे, एंजाइम रिलीज कर दिया, एंजाइम से क्या किया, फूड को ब्रेक डाउन कर दिया। अब फूड का ब्रेक डाउन होने के बाद, अब जब अच्छे से फूड ब्रेक डाउन हो गया, इन्होंने अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। नेक्स्ट टाइप का न्यूट्रिशन है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन हम भी करते हैं, सारे एनिमल्स करते हैं, ह्यूमन बींग्स करते हैं, ठीक है। क्या होता है भाई होलोजोइक न्यूट्रिशन में? होलोजोइक न्यूट्रिशन जहां पर भी देखो उनमें सिर्फ 5 स्टेप याद रखना, 5 जरूरी स्टेप, ठीक है। अभी मैं बताऊंगी भाई, सबसे पहले ये जान लो कि क्या होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक में कुछ ऑर्गेनिज्म जैसा कि भाई हम लोग, ठीक है, हमारे कुछ टॉक्सिक रिश्तेदार या फिर हमारे एनिमल्स, ठीक है, जो प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट पेट घूमा करते हैं, वो अपना ब्रेक डाउन कहाँ करते हैं फूड का? इनसाइड ऑफ द बॉडी, इनसाइड द बॉडी अपने फूड का ब्रेक डाउन कर रहे हैं और उसको बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, दैट इज नोन एज होलोजोइक। बहुत सिंपल सा है भाई। कौन कौन करता है? ह्यूमन बींग्स, कैट, काऊ, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं। कैसे करते हैं भाई? अब देखो भाई, यहाँ पर हमने फूड मतलब खाया, ठीक है, ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में गया, पहले ओरल कैविटी में, फिर एसोफेगस में, फिर हमारे स्टमक में गए। स्टमक में कुछ एंजाइम रिलीज हुए, उन्होंने क्या किया भाई, फूड का ब्रेक डाउन किया, फूड छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक हो गया, देन ये आगे प्रोसेस में जाएगा भाई, धीरे 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 जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा और जितने भी जरूरी न्यूट्रिएंट होंगे वो ब्लड स्ट्रीम में क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। जितना वेस्ट मटेरियल होगा वो एक्सक्रीशन के थ्रू हमारी बॉडी के बाहर। सिंपल, कोई भाई रॉकेट साइंस नहीं होता है इसमें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई। होलोजोइक न्यूट्रिशन ये होता है। अब यहाँ पर इन्होंने
इन्होंने तो नहीं बताई है, लेकिन मैं बताऊंगी तुमको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज। जहां भी होलोजोइक देखो वहां पर ये चीजें जरूर याद रखना, ये 5 स्टेप, 5 स्टेप्स नहीं 5 स्टेप्स, ठीक है। पहले तो भाई होलोजोइक न्यूट्रिशन में होता है भाई इंजेशन। इंजेशन बोले तो भाई फूड का ऑब्टेन करना, हमने खाया फूड, ठीक है। देन दूसरा क्या होता है भाई डाइजेशन। डाइजेशन बोले तो जहां की शुरुआत फूड के ब्रेकडाउन से होती है। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन डाइजेस्टेड फूड में जितना भी न्यूट्रिएंट है वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। एसिमिलेशन, भाई वो बॉडी में यूटिलाइज हुआ फूड क्या जाएगा, क्या करेगा भाई, किसी ना किसी तरीके से यूज होगा। देन ईजेशन, ईजेशन क्या है भाई, ये यहाँ पर 5 स्टेप लिखे हैं भाई, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन हो गया, एसिमिलाइजेशन लिख दिया है, ठीक है भाई, कोई बात नहीं भाई। एसिमिलेशन और भाई ईजेशन, ईजेशन क्या होता है भाई, बॉडी से जो जितने भी बचे हुए मटेरियल हैं जिनका कुछ काम नहीं है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लिया है और कुछ बच गया है भाई, बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ईजेशन, इंजेशन फूड का इंजेस्ट करना मतलब कि खाना खाना, देन उसका डाइजेशन में क्या होता है उसका डाइजेस्ट होना, एब्जॉर्प्शन में क्या होता है जितने भी न्यूट्रिएंट है जो जरूरी है बॉडी के लिए उनका क्या होना भाई एब्जॉर्ब होना, एसिमिलेशन जितने भी एब्जॉर्ब हुआ फूड है उसका यूज, यूटिलाइजेशन और ईजेशन मतलब कि जितना ही वेस्ट मटेरियल है उस फूड से बचा वो बॉडी के बाहर। इतनी सिंपल सी चीज है भाई, तुम लोग बेफालतू में परेशान होते हो। और देन बात करते हैं भाई पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अच्छा, इसको जानने से पहले तुम लोगों ने हर क्लास में वो एक लड़की तो जरूर देखी होगी जिसके बालों से जुए गिरते होंगे भाई मेरे क्लास में भी थी, ठीक है। मतलब ऐसे वो तो पता नहीं क्यों होते हैं भाई, वो लोग अपना बॉडी का ध्यान नहीं रखते, साफ नहीं रखते, तो भाई ये बालों में जो हो जाती हैं, ठीक है, ये जो लाइसेस हो जाती हैं वो कैसे होती हैं, वो क्या करती हैं हमारे बालों में, क्या करती है, क्या उनको टहलने घूमने में मजा आती है, नहीं भाई ऐसा नहीं है, वो होती है भाई पैरासाइट। क्या होती है पैरासाइट, पैरासाइट मतलब वो जो एक लड़की को तुमने देखा होगा उसके सर पे इतने सारे लाइसेस क्यों थी, क्योंकि भाई वो उसके सर पे, उसने अपने सर पे वो इसको उनको जगह दे रखी है, ठीक है। जैसे कि भाई हमारे मुगल्स ने क्या किया था भाई, ब्रिटिशर्स को आज़ादी दे दी थी कि भाई हाँ तुम आओ ट्रेड करो, ऐसे उस लड़की ने बोल रखा है भाई सारी लाइसेंस को कि हाँ तुम आओ भाई चलो मेरे सर पे, ठीक है, अपने सर पे भाई घर बसा लो, और ऐसे ही उसने एक को परमिशन दी और उन्होंने पूरा खानदान बसा लिया उसके सर पे। तो यही होता है भाई पैरासाइट का काम। पैरासाइट क्या करते हैं भाई, एक होस्ट, वो लड़की क्या है होस्ट और वो लाइस क्या है भाई एक पैरासाइट, ठीक है। तो वो होस्ट के ऊपर अपना बसेरा बसा लेना और उस होस्ट को बिना मारे, उस होस्ट को बिना मारे उसके ऊपर से मतलब उसके अंदर से अपना न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करना, दैट इज द वर्क ऑफ एंड दैट इज द फंक्शन ऑफ पैरासाइट। और यही टाइप का न्यूट्रिशन क्या होता है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है। चलो भाई पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है भाई, कुछ एनिमल और कुछ प्लांट, ठीक है, कहाँ से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन करते हैं विदाउट किलिंग देम, उनके ऊपर रहते हैं, उनसे खाना ऑब्टेन करते हैं बट विदाउट किलिंग देम, मारते नहीं है भाई, ठीक है, ये किलर नहीं होते हैं, अच्छे होते हैं, मतलब अच्छे तो नहीं होते हैं, ओके हाँ। बट एक बात का ध्यान रखना कि ये जब वो चीज़ें ऑब्टेन कर रहे होते हैं, अपना न्यूट्रिएंट किसी की बॉडी से ऑब्टेन कर रहे होते हैं तो उनकी बॉडी को हार्म ज़रूर करते हैं, ठीक है। ऐसे ये लीचेस, ठीक है, लीचेस क्या करती हैं, हमारी बॉडी पे चिपक जाती हैं, हमारा खून सक करती हैं, हमारा अपना न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करती है, लेकिन हमारी बॉडी को हार्म होता है, ठीक है। हार्म कैसे होता है भाई, उतनी जगह का भाई एरिया इंजर्ड हो जाता है भाई, लगती है उस एरिया में। चलो एग्जाम्पल बात करें भाई, एग्जाम्पल हमारा है कस्क्यूटा हो गए, टिक्स हो गए, लीचेस हो गए, लाइस हो गया, टेपवर्म हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पर सबकी इमेज दिखाई है मैंने, कितनी अच्छी हूँ मैंने ये इमेज तुम लोग के लिए ढूंढी और यहाँ लगाई ताकि ये ना हो भाई स्कूल में से टीचर ने ये होता है वो होता है, भाई दिखाओ तो क्या होता है। सेम प्रॉब्लम मेरे साथ बोर्ड्स में आई थी
कि मुझे सब कुछ बताया तो जाता था लेकिन कुछ दिखाया नहीं जाता था, पर इमेज तो दिखाओ भाई कैसा दिखता है, क्योंकि हमारा माइंड ऐसा होता है भाई जब तक कि उस चीज़ों को देखने ले तब तक ये बसाते ही नहीं है माइंड में, ठीक है। इसीलिए मैंने तुम लोग के लिए हर चीज़ की इमेज लगाई है। चलो, पैरासिटिक प्लांट में भाई होता है, ये क्या होता है भाई, कस्क्यूटा बताए तो कस्क्यूटा ऐसा दिखता है भाई, ये देखो बेल जैसा, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन ये न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करता है भाई प्लांट से। अरे ये क्या हो गया भाई। चलो और बात करें भाई, ये टिक्स क्या होती है भाई, ये आपके जिनके घर में प्यारे प्यारे छोटे छोटे डॉग्स होंगी, कैट्स होंगी, उनकी बॉडी पे कुछ लाइसेंस तो नहीं होते बट टिक्स, ठीक है, कुछ छोटे छोटे ऐसे टाइप के छोटे छोटे क्या लग जाते हैं भाई, पैरासाइट्स लग जाते हैं, उनको टिक्स बोलते हैं, ठीक है। ये उनकी बॉडी को हार्म करते हैं भाई, वो हर जगह खुजलाया करते हैं, ठीक है। अब बात करें भाई हमारे लाइसेंस की, हमारे सर पे हो जाते हैं, जो वो लड़की को था, ठीक है, बहुत सारे हो जाते हैं भाई, हमारी बॉडी से ऑब्टेन करते हैं न्यूट्रिएंट्स। देन लीचेस की बात करें, सबको पता है भाई, अगर लीचेस से याद रखो, बीचेस में अगर तुम घूमने गए होगे या फिर कहीं भी जगह गए होगे, कोई भी डैम्प जगह, तो वहाँ पर ये लीचेस पाई जाती हैं, आपके पैरों पे चिपक जाती हैं और कहीं बॉडी सरफेस मिलता है चिपक जाती हैं, फिर ये इतना चिपक जाती हैं, इतनी चिपकू होती है, मतलब जाती ही नहीं है। जैसे कि भाई एक वो घर पे आ जाते हैं भाई मेहमान, तो वो जाते ही नहीं है, वैसे ये बॉडी पे चिपक जाती हैं तो भाई छूटती नहीं है। ये ब्लड सकिंग पैरासाइट होती है, ब्लड को सक करने वाली। टेप वर्म याद रखना भाई, ये हमारी फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थीज, ठीक है, अभी तो ये नहीं जानना है। ये टेप वर्म होती क्या है, ठीक है। टेप वर्म ये फ्लैट होती हैं, ठीक है, फ्लैट होती है, और ये कहाँ से जाती है, हमारी बॉडी के इंटेस्टाइन में चली जाती हैं भाई। ये इंटेस्टाइन में जाके बसेरा बना लेती है हम लोगों के, इंसानों के, यस, हमारे जैसे स्वीट तुम ही और मैं ही स्वीट हूँ भाई, कोई और स्वीट नहीं है, सब भाई इतने बदतमीज होते जा रहे हैं। तो भाई ये टेप वर्म क्या है, तो टेप जैसा दिखता है भाई, इसीलिए इसका नाम टेप वर्म है, फ्लैट सा होता है, कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से चला जाता है हमारे पेट के अंदर, घुस के बसेरा बना लेता है, और वो समझता है कि भाई वही उसका घर है, लेकिन उसको ये नहीं पता वो हमारी इंटेस्टाइन है, वहां से अपना फूड ड्राइव, न्यूट्रिशन ड्राइव करता है। लेकिन ये कभी कभार इतना हार्मफुल होता है भाई कि अगर ज़्यादा हो जाए, इसका पूरा खानदान बन जाए और ये ज़्यादा फूड ऑब्टेन करने लगे, तो हमारे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होती है इसी की वजह से। चलो बात करें भाई, हमारा हो गया है होलोजोइक न्यूट्रिशन कंप्लीट, पैरासिटिक न्यूट्रिशन कंप्लीट। बात करते हैं भाई हमारे ऑटोट्रॉपिक पे। ऑटोट्रॉपिक में मैम अभी तो बता चुकी हैं कि प्लांट होते हैं, ऑटोट्रॉपिक में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ डिटेल में चीज़ें जाननी है भाई। ऑटोट्रॉपिक, अरे ये सारी चीज़ें तो हमें पता है कि एक ऑटोट्रॉप जब अपना फूड खुद से सिंथेसाइज करेगा, ठीक है, अपने एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं भाई, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं उस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को, ठीक है। ये कहाँ से मटेरियल टेक करते हैं भाई, इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर विच कन्वर्ट इनटू द कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। या रॉ मटेरियल कहाँ से प्रोवाइड करते हैं, रॉ मटेरियल कहाँ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर वाटर होता है, ठीक है, उसको कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट में। ग्लूकोज इज ऑल्सो कंपोनेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, देन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये बात हमको पता है, पता नहीं क्यों बता रहे हैं। और ये क्यों करते हैं, क्योंकि उनको एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। प्लांट भाई ऐसा नहीं है प्लांट एक जगह खड़े रहते हैं, उनको कोई काम नहीं, उनकी भी लाइफ है, उनकी भी जिंदगी, उनके भी छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, उनको भी काम करने की एनर्जी की नीड होती है। चलो यहाँ पे भैया फिर तो वही बात, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या बनाता है भाई, कार्बोहाइड्रेट का कंपोनेंट है ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज बनाता है बाय द प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब भाई अगर एक्सेस ग्लूकोज हमारे प्लांट में किस फॉर्म में स्टोर होता है भाई, स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है। अब भाई जैसे कि खाना बना लिया, अब मम्मी ने ज़्यादा खाना बना लिया तो वो फ्रिज में रख देती हैं, ठीक है, चावल बनाए तो चावल के फॉर्म में फ्रिज में रखेंगी। लेकिन यहाँ पर अगर ज़्यादा ग्लूकोज बन गया तो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च प्लांट क्या करता है भाई, अपनी बॉडी में स्टोर करे रहता है। चलो बात करें भाई फोटोसिंथेसिस में एक्चुअल होता क्या है भाई, क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ, अरे क्या होता है भाई ये तो बताने दो पहले तुम। चलो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, अरे क्या हो रहा है भाई, चलो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल हमें पता है भाई क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है भाई, ठीक है। देन क्या करता है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, ठीक है, एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन।
हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बोले तो भाई H, ठीक है, H और O2, और HO2 अगर साथ में मिला दे तो भाई HO2 बन जाएगा, यानी कि H2O बन जाएगा भाई, जैसे कि वाटर। ठीक है, तो क्या होता है भाई, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल ऑब्टेन हुआ था वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर दिया। ग्लूकोज इज द कॉम्पोनेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, याद रखना। चलो, फोटोसिंथेसिस में यही होता है भाई, ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है यहाँ, फिर वो प्रोसेस दिया गया है भाई। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर CO2 जा कैसे रही है, CO2 जाती है लीव्स में, कार्बन डाइऑक्साइड enters leaf through the tiny pores present on the surface of leaf is called stomata। सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टोमेटा, क्या होता है स्टोमेटा भाई। अब प्लांट क्या करते हैं, प्लांट में लीव्स के सरफेस पे होते हैं छोटे छोटे पोर्स, टाइनी टाइनी पोर्स, और वो टाइनी पुकी पुकी पोर्स कहाँ से, मतलब क्या करते हैं भाई, गैसेस एक्सचेंज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रहा है तो वही स्टोमेटा से जा रहा है, ठीक है, अगर ऑक्सीजन बाहर जा रहा है तो वही स्टोमेटा से जा रहा है। चलो अब इसको जूम करके देखते हैं भाई, ऐसा दिखता है कुछ स्टोमेटा, बिल्कुल ऐसे ही दिखता है भाई, बहुत सारे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। देखो कार्बन डाइऑक्साइड था, अब यही स्टोमेटा गेट ओपन है भाई, इसी से अंदर घुस गया। चलो अब देखो यहाँ गया भैया क्लोरोफिल में, ठीक है, यहाँ पर गया भाई, वाटर इज टेकन अप फ्रॉम द सॉइल, वाटर गया भाई, सॉइल से वाटर गया, अब वाटर कहाँ जा रहा है भाई, और सनलाइट के प्रेजेंट में वाटर गया, CO2 गया, ये लीफ के अंदर का पार्ट है, ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं सनलाइट को। ये बार बार क्यों बता रहा है भाई एक चीज। चलो, जब लाइट एनर्जी एंटर करती है, अब यहाँ से मेन काम शुरू है, जब लाइट एनर्जी एंटर करती है क्लोरोप्लास्ट पे, ठीक है, तो अब देखो होता क्या है अंदर, यहाँ पर मैंने भाई ये डायग्राम से बड़े अच्छे से समझाया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट में गई एनर्जी, ठीक है, अब क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा भाई, यहाँ पर स्प्लिटिंग होगी, वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होगी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल्स और जितनी भी चीज़ें उसने ऑब्टेन करी हैं, साथ में मिलकर क्या बनाना शुरू करेंगी, ग्लूकोज बनाना शुरू करेंगी, और कुछ एनर्जी रिलीज करेंगी इन द फॉर्म ऑफ ATP, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। चलो, एनर्जी बन गई भाई, प्लांट को अपनी एनर्जी मिल गई, क्योंकि भाई प्लांट को भी एनर्जी बहुत ज़रूरी है। कुछ वाटर वेपर रिलीज हुए हैं, कुछ ऑक्सीजन रिलीज हुआ है, दैट इज द काम ऑफ फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन ये लिखिए, यहाँ पर भी गलत लिखिए भाई, क्या करते हो भाई। चलो, 6CO2 plus 6H2O in the presence of sunlight, chlorophyll gives C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2, O2 मिलता है भाई ऑक्सीजन, याद रखना। चलो, ये है हमारी रिएक्शन प्यारी सी। चलो, स्टोमेटा की बात करें भाई, स्टोमेटा क्या होते हैं, स्टोमेटा इज द टाइनी ओपनिंग, ठीक है, जो हमारी प्लांट के लीव्स के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। ये ओपन स्टोमेटा है, ये क्लोज स्टोमेटा है। क्लोज स्टोमेटा, ओपन स्टोमेटा, ये क्या होता है भाई, गेट है क्या जो ओपन क्लोज हो रहा है, नहीं, ये ओपन और क्लोज होता है भाई। यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं कुछ सेल जिनको बोलते हैं गार्ड सेल, ठीक है, गार्ड सेल की हेल्प से ये ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं भाई, ठीक है। कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं जो कि स्टोमेटा को, स्टोमेटल पोर्स को ओपन और क्लोज करने में हेल्प करती हैं। जब भी भाई कोई मटेरियल आता है, ठीक है, तो ये जो गार्ड सेल हैं वो ऐसे हो जाती हैं भाई, स्प्लिट हो जाती हैं, ओपन हो जाती हैं, ठीक है, और जब इसका काम नहीं होता है वो क्लोज हो जाती हैं। चलो, अब देखो भाई, जब सनलाइट होगी तभी खाना अपना बना पाएगा, फूड ऐसा नहीं बना पाएगा प्लांट, सॉरी। अब कैसे एक ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करता है, हमने पढ़ा है अभी कि फूड का ब्रेकडाउन होता है, लेकिन ऑब्टेन कैसे करता है, खाता कैसे है। तो भाई जैसे कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, उनका डिफरेंट लेवल ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, तो डिफरेंट मेथड भी है फूड के ऑब्टेन करने का, ठीक है। वेरियस ऑर्गेनिज्म में वेरियस मेथड है फूड। अगर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात करें, ठीक है, अमीबा की बात कर लेते हैं भाई, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो अपना फूड कैसे करता है भाई। अब हम लोग की तरह तो होगा नहीं भाई, सिंगल सेल है, हम लोग तो मल्टी सेल के बने हुए हैं। सिंगल सेल है तो वो अपना सेल क्या, मतलब अपना फूड कैसे ऑब्टेन करता है, सेल की सरफेस से ही ऑब्टेन कर लेता है। हम उसके पास हमारे जैसे भाई, वो हमारे जैसे लकी नहीं है, उसके पास मुंह है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ऐसा कुछ नहीं है, सरफेस से ऑब्टेन करता है, ठीक है। अब जैसे कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है ऑर्गेनिज्म की, तो अलग अलग डिफरेंट वे हो जाते हैं, और हमारे अंदर डिफरेंट ऑर्गेन प्रेजेंट होते हैं उसी के लिए, डाइजेस्टेड फूड के लिए। मतलब जैसे कि हमारा फूड ऑब्टेन हुआ
हमने जो फूड ऑब्टेन किया देन वो कहीं ना कहीं जाएगा, तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन प्रेजेंट है हमारे बॉडी के अंदर उसको डाइजेस्ट करने के लिए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखो अमीबा के बारे में पढ़ते हैं भाई, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। अमीबा अपना फूड कहाँ से ऑब्टेन करती है भाई, उसके पास फिंगर लाइक एक्सटेंशन होते हैं सेल सरफेस, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं भाई सूडोफोडिया, इसको फॉल्स फूड भी बोलते हैं। ये हमारे अमीबा प्रेजेंट होते हैं। ये देखो अमीबा का, ये हमारी अमीबा का सेल है, ये फूड है, ठीक है, और ये इसकी सूडोफोडिया है। अब ये सूडोफोडिया क्या करेगी, फूड को एनगल्फ करेगी, फूड को ऐसे ऐसे कैप्चर करने की, निगलने की कोशिश करेगी, ठीक है। निगलने की कोशिश क्या करेगी भाई, उसने निगल लिया, फूड वैक्यूल अंदर चला गया भाई, ठीक है। अब क्या करेगी भाई, इनसाइड द फूड वैक्यूल कुछ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होंगे जो कि ब्रोकन होंगे, किसमें, सिंपल सब्सटेंस में, और डिफ्यूज कहाँ पर होंगे, साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर क्या होगा भाई, साइटोप्लाज्म होगा, यहाँ पर एसिड प्रोडक्ट होगा और वो क्या करेगा भाई, फूड का ब्रेक डाउन करके उसी साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज कर देगा फूड को, ठीक है। और जितने भी रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल होते हैं वो क्या होंगे भाई, उसी सरफेस से बाहर चले जाएंगे, जैसे कि ये, बस उसमें एक ही सेल है भाई, एक ही सेल अपना गुजारा खुद कर रहा है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। सीख लो कुछ अमीबा से। पिछले क्लास में क्या सीखा था भाई तुम लोगों ने, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में एसेक्सुअल से सीखा था, यहाँ पर अमीबा से सीखो, किसी की जरूरत नहीं, इवन उसको बॉडी में दूसरे सेल की भी जरूरत नहीं है। तुम देख लो भाई, तुम्हारे पास इतनी सेल है, तुम एक काम ढंग से नहीं कर पाते हो। चलो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट भाई, तुम अपने बारे में पढ़ने जा रहे हो फाइनली, इतनी देर से मैम ने कह रखा है कि तुम भाई इसको पढ़ लिया तो तुम एक छोटा वाला MBBS कर लोगे, लेकिन मैम ने तो मेरे बारे में पढ़ा ही नहीं, तो अब पढ़ाऊंगी भाई। हमारे बॉडी में क्या होता है भाई, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो हमारे बॉडी में फूड को हमने ऑब्टेन तो कर लिया, पता चल गया होलोजोइक से, लेकिन डाइजेस्ट कैसे करता है भाई, ये तो बताना बहुत जरूरी है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल याद रखना भाई, और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है। कुछ ग्लैंड होती हैं, कुछ एलिमेंट्री कैनाल। अब ये कैनाल क्या है भैया, ये पनामा कैनाल है, नहीं ये एलिमेंट्री कैनाल है। रुको भाई 1 मिनट, कहाँ गए तुम, आओ यार। ओके अब भाई यहाँ से हमने पेन चेंज करने की कोशिश करी, लेकिन करने में असफल हुए, कोई बात नहीं, इसी पेन के साथ काम करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, देखो तो लॉन्ग ट्यूब देख रहा है भाई, जो कि मुंह से शुरू हो रही है और तुम्हारे एनस पे एंड हो रही है, दैट इज नोन एज एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। बहुत सारे लोग सोचते हैं भाई एलिमेंट्री कैनाल है क्या, तो एलिमेंट्री कैनाल यही है तो तुम्हारे मुंह से शुरू हो रही है, तुम्हारे सुरीली मुंह से शुरू हो रही है और तुम्हारी भाई एनस पे खत्म हो रही है, वो है एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। जो लंबी सी फूड पाइप होता है भाई, ये जो हमारा स्टमक होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब क्या है भाई, एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब होती है भाई, जिसका डायमीटर अलग अलग होता है, जाहिर सी बात है हर जगह। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होता है भाई, ये देखो यही बात है, ये लेट बताते हैं, मैं पहले बता देती हूँ तुम्हारी चीजें। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होते हैं, कुछ ग्लैंड्स होते हैं भाई हमारे फूड को डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब ग्लैंड्स का काम क्या होता है, ग्लैंड्स का काम सिर्फ इतना ही होता है भाई, कुछ चीजें सिक्रीट करना, ठीक है। कुछ चीजें क्या करना भाई, सिक्रीट करना, कुछ चीजें सिक्रीट करती है, ठीक है। वो सिक्रीशन जब होता है तो हमारे डाइजेशन में हेल्प होता है, कुछ चीजों का डाइजेशन होता है। कैसे होता है बाद बताएंगे, इतनी जल्दी मत करो। पहले डाइजेस्टिव ग्लैंड है सलेवरी ग्लैंड। सलेवरी ग्लैंड क्या करता है भाई, सलाइवा रिलीज करता है। अभी हम बोल रहे हैं तो हमारे मुंह में सलाइवा है, ठीक है। और ये सलाइवा किस में हेल्प करता है भाई, हमारे जो माउथ में सलाइवा होता है, जब हम कोई चीज़ खाते हैं, हम कोई फूड ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, तो फूड को हमारे दांत ने च्यू करा, च्यू में फिर जैसे कि एक स्पैचुला की तरह हेल्प करता है हमारी टंग, ठीक है। हमारी टंग ने फूड को ऐसे मिलाया, देन ये सलाइवा है। अब ये सूखा सूखा फूड हमारे गले के नीचे नहीं उतरेगा, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा सूखा फूड हो जाता है, ऐसे कि हम लोग ब्रेड वेड खाते हैं, तो उसके साथ कुछ हमें लिक्विडी मटेरियल की जरूरत पड़ती है भाई, कॉफ़ी एंड टी एंड सम वाटर, ठीक है। तो भाई हमें अपने फूड को ऑब्टेन करने के लिए कुछ मॉइस्चर की जरूरत होगी, ठीक है। ये मॉइस्चर कहाँ से मिलेगा भाई, ये सलाइवा से मिलेगा। सलाइवा हमारे फूड को बोलस बनाएगा एंड दैट बोलस विल गो इनटू योर फूड पाइप। चलो सलेवरी ग्लैंड से सलाइवा रिलीज होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं जो कि हमारे पेट में प्रेजेंट होती हैं, जो कि हमारे को डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करती हैं। पेनक्रियाज भी होता है भाई और लिवर भी होता है भाई, ठीक है। लिवर, पेनक्रियाज, गैस्ट्रिक ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड, ये क्या है भाई, हमारे जितने भी ये ग्लैंड्स है वो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का
को मतलब बोला जाता है कि डाइजेस्टिव ग्लैंड है। चलो अब भाई ये डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे वर्क करता है। सबसे पहले आती है ओरल कैविटी, ठीक है। ओरल कैविटी के बाद हमने बताया सलेवरी ग्लैंड सलाइवा रिलीज करता है। ओरल कैविटी में 2 चीजें होती हैं भाई, हमारा टंग और हमारी टीथ, ठीक है। टीथ हमारे फूड को च्यू करने में हेल्प करती है, ऐसे कच्चे और फिर जो हमारा जो टंग होता है वो स्पैचुला की तरह हेल्प करता है हमारे फूड को मिलाने में। सलेवरी ग्लैंड सलाइवा रिलीज करती है, ठीक है। ईसोफेगस फूड पाइप है, ठीक है। फूड पाइप हमारे जो ओरल कैविटी से लेके हमारे स्टमक तक प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज फूड पाइप। अब फूड पाइप कहाँ पे एंड हो रहा है, हमारे स्टमक पे एंड हो रहा है। स्टमक में होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो कि हमारे डाइजेशन में बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं, ठीक है। यही होता है, ये होता है एक्चुअल पेट हमारा, इसी को बोलते हैं भाई पेट, ठीक है। ये हमारे यहाँ प्रेजेंट होता है। चलो यहाँ पर शुरू होती है भाई स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन से जो ऊपर रहता है वो हमारा ये है लिवर है, ठीक है। लिवर हमारा भाई लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। लिवर के नीचे जो ग्रीन कलर का बॉल लाइक स्ट्रक्चर है ये गॉल ब्लैडर है, ठीक है। ये गॉल ब्लैडर है भाई। देन गॉल ब्लैडर भाई बहुत ज़्यादा बहुत दुख भरी कहानी है, मैं सुनाऊंगी कभी फुर्सत में। पेनक्रियास भाई पैनक्रियास भी होता है यहाँ पर। देन स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू है, स्मॉल इंटेस्टाइन जब खत्म होती है देन लार्ज इंटेस्टाइन होती है। दैट इज ऑल अबाउट आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में ये मेन डायग्राम है, इसको पढ़ लेना, इसकी लेबलिंग याद कर लेना, ठीक है। लेकिन अभी डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म नहीं हुआ है, कौन से एंजाइम कब रिलीज होते हैं ये पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो हाँ, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भाई, ये डायग्राम हो गया, ठीक है। अब क्या करता है डाइजेस्टिव सिस्टम, करता क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। जैसे कि भाई कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन हमारे कॉम्प्लेक्स फूड है, उनको ब्रेक डाउन करेगा कार्बोहाइड्रेट या फिर स्टार्च को किस में ब्रेक डाउन करेगा भाई, ग्लूकोज में, फैट्स को फैटी एसिड्स में और प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में। ये हमारे सिंपल फूड है, मतलब डाइजेस्ट होने लायक है। चलो अब देखो भाई डाइजेशन कैसे ईसोफेगस से जब जाता है तो कैसे, अब ये ईसोफेगस में होता है भाई रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, ये देख रहे हो भाई, ऐसे ऐसे उसकी मसल कॉन्ट्रैक्ट कर दी ताकि फूड नीचे जाए, ठीक है। उसकी मसल कॉन्ट्रैक्ट कर दी ताकि फूड नीचे जाए, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसको क्या बोलते हैं भाई, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अरे आओ तो यार, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। क्या बोलते हैं भाई, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये ऐसा मूवमेंट है भाई, ऐसे मसल का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जिसकी वजह से फूड नीचे जा रहा है, दैट इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। कहाँ पर होता है, ईसोफेगस। ईसोफेगस इज आल्सो नोन एज फूड पाइप, याद रखना मेरे बच्चों। चलो बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। खाना रेस्ट करना है, अभी हम लोगों ने खा तो लिया है, डाइजेस्ट कैसे होगा, फिर एक जे शेप्ड ऑर्गन में जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टमक। मैम कितनी झूठी है, ये जे शेप है, आओ ध्यान से देखें भाई, ये जे शेप है, जे ऐसे होता है, ऐसे तो ये है जे है भाई, ऐसा ही है भाई, जे शेप्ड है भाई, अब जैसा भी है। चलो भाई अब ये फूड ही है, ठीक है, ये फूड है भाई। अब फूड में यहाँ प्रेजेंट होती है भाई ये जो ग्रीन कलर का दरवाजा खुला ना, इसको बोलते हैं स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं भाई, एक स्फिंक्टर। अरे भाई मैं ऐसे, मेरा एक्सेंट ऐसे होता जा रहा है भाई, बिल्कुल जैकी भाई की तरह, घुंडों की तरह। चलो स्फिंक्टर भाई, स्फिंक्टर से फूड आया, नीचे गिरा भाई, स्टमक में गया। स्टमक में प्रेजेंट होते हैं भाई गैस्ट्रिक ग्लैंड, और जो रिलीज करते हैं 3 गैस्ट्रिक जूसेस। अब वो कौन से 3 गैस्ट्रिक जूसेस, अगर तुम्हें पता है तो बड़ी अच्छी बात है, ना तो मैं तो बताऊंगी भाई कौन से गैस्ट्रिक जूसेस है भाई, 3। अब देखो रिलीज हो रहे हैं, पहला तो है भाई HCl, मैं पहले बता देती हूँ। फर्स्ट वन इज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। भाई ये एसिड रिलीज होता है, यस एसिड इसलिए रिलीज होता है भाई क्योंकि इसके वेरियस फंक्शन है। क्या क्या फंक्शन है भाई देख लेते हैं। HCl पहले तो बात है, हमारे जितने भी फूड में जर्म्स प्रेजेंट है उनको किल कर देता है ताकि वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है भाई। ये देखो ये जर्म था, ये वही वाला जर्म है जो कि डिटॉल से 99.9% साफ हुआ है, ये 1% हमारा HCl साफ कर रहा है, ठीक है। चलो अब भाई ये एसिडिक कंडीशन बना लेता है जो कि हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली फॉर प्रोटीन, ठीक है। अब HCl इतना ज़्यादा है भाई, ठीक है। अब HCl, अब उस बात को छोड़ो भाई, पहले पेप्सिन के बारे में पढ़ते हैं। अब ये पेप्सिन क्या है भाई, ये क्या इसने क्या सिन किया है भाई, कुछ सिन नहीं किया है, ठीक है। ये पेप्सिन
पेप्सिन क्या करता है भाई, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में हेल्प करता है और पार्शियली प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ठीक है, प्रोटीन के ऊपर एक्ट करता है भाई पेप्सिन, ये देखो ऐसे एक्ट हो रहा है, ठीक है, एक्ट करेगा, उसको डाइजेस्ट करेगा, देन अपना काम खत्म करेगा, पार्शियली डाइजेस्ट करता है, पूरा तो नहीं डाइजेस्ट करता है, पूरा भी होगा भाई, बाद में होगा। चलो, और थर्ड जूसेस म्यूकस, म्यूकस तुम्हारी तरह है बिल्कुल, म्यूकस क्या है भाई, तुम्हारी तरह, जैसे कि तुम अपने दोस्तों को भाई बहुत ज़्यादा सिंपैथी देते हो, बहुत ज़्यादा संभालते हो, ठीक है, उनका भाई मतलब कुछ हो जाता है, हार्ट ब्रेक हो जाता है, ठीक है, तो उनको सिंपैथी देते हो, कॉल पे 1-2 घंटा बात करते हो, उनको उसको समझाते हो कि अरे मैं तो कह ही रही थी वो ऐसा है, तुम बहुत अच्छे हो, ये वो, तो वैसे ही म्यूकस है भाई, HCl रिलीज हो गया, HCl ने भाई, HCl बहुत ज़्यादा भाई एसिडिक होता है, ठीक है, अब HCl रिलीज हो गया, एसिड है, हमारे पेट को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा, तो भाई वो नुकसान ना करे इसके लिए रिलीज होता है भाई हमारा म्यूकस, ठीक है, म्यूकस क्या करता है भाई, हमारे जो स्टमक की लाइनिंग है वहाँ पर एक लेयरिंग बना लेता है ताकि HCl की जो एसिडिक कंडीशन है वो हमारे स्टमक को नुकसान ना करे। चलो, ये होते हैं भाई 3 तरीके के गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब देखो, अब यहाँ पर फूड पार्शियली डाइजेस्ट हो चुका है, ठीक है, HCl, म्यूकस और पेप्सिन से, अब वो कहाँ पर जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में बढ़ेगा, यहाँ पर भी एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, जब तक फूड डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि भाई बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी वो नीचे भी तो जा सकता है, लेकिन जब तक ये फूड डाइजेस्ट नहीं होता तब तक वो स्फिंक्टर क्लोज रहता है, जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है वो स्फिंक्टर ओपन हो जाता है, ठीक है। अब वो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, अरे यार सबको पता है, क्या बता रहे हो यार, हाँ स्फिंक्टर मसल होती है, यही बता रहे हैं। चलो, बहुत टाइम वेस्ट करवाता है भाई मेरा, खाना खाना है, तो इसको देख के भूख लगाई है यार मुझे, पूरा फूड डाइजेस्ट हुआ जा रहा है। चलो, नाउ द फूड एंटर इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये देखो भाई यहाँ से पेड़ एंड हुआ है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ट्रैक है, और ये ग्रीन कलर का क्या है भाई, ये सांप नहीं घुसा है, ग्रीन कलर का है भाई हमारा गॉल ब्लैडर का डक्ट, ठीक है, अभी इसको बाद में बात करेंगे। भाई यहाँ पर होता क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे एलिमेंट्री ग्लैंड का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है, बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि भाई तुम अपने नीचे वाले फ्लोर से पानी मतलब उसको लगा के ऐसे भाई ऊपर वाले फ्लोर तक ले आ सकते हो, ऐसे पानी वाने डाल सकते हो, मजाक कर रही हूँ। चलो, तो स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे बेली में, ठीक है, कोइल होता है, और मतलब कॉम्पैक्टली फिट होता है भाई, देखो ऐसे, और ये भाई ये एडजस्टमेंट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है, जितना तुमने अपनी लाइफ में एडजस्ट नहीं किया है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन उतना एडजस्ट करती है, ठीक है, इसने अपने आप को किस तरीके से संभाला है तुम ये देख लो। चलो, अब बात करें भाई ये बेली, अरे क्या बताते रहते बच्चों को सब पता है, लॉन्गर देन द लार्ज इंटेस्टाइन, अरे ये कैसी बात कही आपने, लार्ज इंटेस्टाइन छोटी है स्मॉल इंटेस्टाइन से, बेवकूफ समझा है हम लोगों को, अरे ऐसे ही होता है भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होती है, सॉरी बड़ी होती है, लार्ज इंटेस्टाइन छोटी होती है, क्योंकि हम लोग डायमीटर के हिसाब से बात कर रहे होते हैं इसमें, ठीक है, इसको मतलब किसी ने आई डोंट नो किसने, लेकिन किसी ने इसको लार्ज इंटेस्टाइन नाम दे दिया क्योंकि इसका डायमीटर बड़ा था, बेवकूफ लोग। ओके, चलो भाई, हाँ इसीलिए कहते हैं भाई, क्योंकि इसका डायमीटर स्मॉल होता है इसीलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स आर फुल्ली डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में फुल्ली डाइजेस्ट कैसे होता है भाई, ये कार्बोहाइड्रेट, फैट। अब ये भाई देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होने के लिए फूड को एल्कलाइन मीडियम चाहिए होता है, ठीक है। एल्कलाइन मीडियम कौन बनाता है भाई, अब देखो जब फूड जैसे ही जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में तो यहाँ से रिलीज होता है भाई कुछ जूस, ठीक है, कहाँ से भाई, यहाँ से। अब मैंने तुम्हें बताया कि भाई इसके साथ मेरे बहुत क्या बोल सकते हैं भाई, वैसी वाली कहानी है भाई, बहुत दुख भरी कहानी है, क्योंकि भाई ये चीज़ ये तुम लोगों के पास है बट मेरे पास नहीं है। यस, कुछ समय पहले भाई 1 साल होने वाला है लगभग, कुछ समय पहले डॉक्टर ने ये चीज़ मेरे शरीर से, बॉडी से निकाल ली है। बहुत दुख होता है इसको देख के, बट यू आर वेरी लकी दैट यू हैव दिस बट आई डोंट हैव दिस। कोई बात नहीं भाई, होता है, सबके साथ होता है। अब तुम ये गलती मत करो, इसके लिए मैं तुम्हें एडवाइस देती हूँ भाई, ज़्यादा ऑयली फूड मत खाया करो। चलो, गॉल ब्लैडर होता है लिवर के पास, लिवर में दुबका बैठा होता है। लिवर हमारी लार्जेस्ट ग्लैंड होती है बॉडी की, जो कि क्या सिक्रीट करती है, बाइल जूस। अब ये क्या होता है भाई,
ये जो हमारा गॉल ब्लैडर है इसका काम क्या है भाई, जब लिवर सारा काम कर रहा है, लिवर बाइल सिक्रीट कर रहा है, तो लिवर बाइल सिक्रीट करता है लेकिन गॉल ब्लैडर उस बाइल को स्टोर करता है। ठीक है, स्टोर करने का काम किसका है भाई, गॉल ब्लैडर का है। अब गॉल ब्लैडर क्यों स्टोर करता है भाई, कहता है भाई लिवर भाई तुम बाइल सिक्रीट कर दो, जितना भी सिक्रीट करना है उतना सिक्रीट कर दो, हम तुम्हारा बाइल संभाल के रखे हैं, जब स्मॉल इंटेस्टाइन को जरूरत होगी हम दे देंगे, तुम चिंता मत करो। और ये भाई हमारे दुनिया में रहने वाले इंसानों की तरह नहीं है जो कि भाई भरोसे, लिवर उससे बहुत भरोसा करता है भाई, तभी तो उसके पास अपना सारा बाइल रखवा देता है। अब क्या करता है भाई, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड के रेशन के लिए एक एल्कलाइन मीडियम की जरूरत होती है, तो वो फूड को, अब देखो भाई एसिडिक मीडियम से आया है, स्मॉल में एसिड रिलीज हुआ तो वो क्या हो गया भाई, एसिडिक हो गया, अब एल्कलाइन होना है, तो ये क्या करता है भाई, बाइल एक्सक्रीट करता है, बाइल सिक्रीट करता है, और बाइल से हमारा क्या हो जाता है, फूड एल्कलाइन हो जाता है। हाँ उनको बता चुके हैं, उनको पता है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। यहाँ पर देखो लिवर से आ रहा है बाइल और यहाँ पर स्टोर हो रहा है। ठीक है, अब बाइल कहाँ रिलीज होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल क्या करेगा भाई, बाइल फूड को एल्कलाइन बनाएगा, जो मैंने बताया था वही बता रहा है भाई ये। ठीक है, एल्कलाइन पीएच हो गया है। चलो ठीक है भाई, अब क्या करेगा भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट ग्लोब्यूल्स को भी ब्रेक डाउन करेगा भाई। ठीक है, जितने भी लार्ज फ्लैट ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको भी ब्रेक डाउन करता है कौन, हमारा यही जो बाइल है। कौन रिलीज कर रहा है, गॉल ब्लैडर रिलीज कर रहा है, और इसी को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ना इज नोन एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, और वो कौन करता है भाई, गॉल ब्लैडर से निकला हुआ बाइल जूस। चलो इसको ज्यादा नहीं बताएंगे भाई, हाँ टूट गया भाई, तुम हो गया। चलो बात करें भाई पेनक्रियाज की। अब पेनक्रियाज देखो, यहाँ से पेनक्रियाज की डक्ट आ रही है और यहाँ से गॉल ब्लैडर की डक्ट आ रही है, और सेम डक्ट में जाके कनेक्टेड है। ठीक है, सेम किस में जाके कनेक्टेड है, द बाइल एंड पेनक्रियाटिक जूस एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू द कॉमन डक्ट। ठीक है, तो भाई जो बाइल होता है और जो पेनक्रियाटिक जितने भी जूस होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कॉमन डक्ट से जाते हैं, मतलब एक ही डक्ट होती है उनकी। ठीक है, पाइप अलग अलग होगा लेकिन डक्ट एक ही होगी। ओहो, बाइल भी आ रहा है और ये पेनक्रियाटिक जूस भी आ रहा है इस कॉमन डक्ट से। चलो भाई, अब देखो हमारे पेनक्रियाज में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का, याद रखना। हमारे पेनक्रियाज में जो भाई 3 जूसेस रिलीज होते हैं, सबसे पहला भैया ट्रिप्सिन। ठीक है, ट्रिप्सिन क्या करता है भाई, ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। अब मैम ने बताया भाई पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। अब पेप्सिन जो प्रोटीन के डाइजेशन के में हेल्प तो कर रहा था लेकिन वो पार्शियली डाइजेस्ट कर रहा था। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भाई पूरा प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया है, और प्रोटीन किस में चेंज हो रहा है, अमीनो एसिड में। कॉम्प्लेक्स फूड सिंपलर फूड में कन्वर्ट हो रहा है, अमीनो एसिड में चेंज हो रहा है। ठीक है भाई, प्रोटीन ने ट्रिप्सिन में प्रोटीन के ऊपर ऐड किया और उसको क्या किया है भाई, डाइजेस्ट कर दिया, उसको स्मॉलेस्ट सब्सटेंस में चेंज कर दिया, दैट इज अमीनो एसिड। सेकेंड वन इज लाइपेज। लाइपेज क्या करता है भाई, लाइपेज किसके ऊपर एक्ट करेगा, फैटी एसिड। जितने भी फैटी एसिड है उनके ऊपर एक्ट करके उनको क्या बनाएगा भाई, सिंपलर फूड में सिंपलर फैट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देगा। और थर्ड इज पेनक्रियाटिक अमाइलेज। ये अमाइलेज क्या करेगा, ठीक है, ट्रिप्सिन, लाइपेज और अमाइलेज। अमाइलेज क्या करता है भाई, अमाइलेज हमारे कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में चेंज करता है। याद रखना, कार्बोहाइड्रेट्स को किस में चेंज किया भाई, ग्लूकोज में चेंज किया। तो हमारे जितने भी कॉम्प्लेक्स फूड थे सारे सिंपलर फूड में कन्वर्ट हो गए हैं। कार्बोहाइड्रेट की बात करें वो ग्लूकोज में हो गया, फैट की बात करें फैटी एसिड में, प्रोटीन्स की बात करें तो वो अमीनो एसिड में। और सिंस हमारा डाइजेशन पूरा कंप्लीट हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो कंप्लीशन ऑफ डाइजेशन इज किसमें होता है भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अब कहाँ पर जाएगा भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में से पूरा घूमी करता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जब अंदर जाता है और अंदर जाता है तो वहां पर होते हैं भाई एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं विलाई। याद रखना ये चीज, ये 4 लेटर की चीज तुम्हें जिंदगी भर याद रखना है। विलाई, विलाई क्या करती है, स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, और हमने बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, याद रखो भाई। लाइट चली गई भाई। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो भाई फूड का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और
कैसे होता है भाई? ये विलाई की हेल्प से होता है। विलाई क्या करती है भाई? विलाई क्या करती है? फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। चलो, विलाई एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। जितने भी फूड होता है भाई, जितना भी डाइजेस्ट हुआ फूड हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आया है, उसको विलाई करेगी। अब विलाई क्या होती है भाई? रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल। ब्लड वेसल से भाई बहुत ज़्यादा मतलब दोस्ती गहरी होती है भाई, इसके आसपास ब्लड वेसल ऐसे घूमा करते हैं, ठीक है। इसको बहुत सारे ब्लड वेसल्स ने कवर कर रखा है। अब जितना भी डाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, जो एब्जॉर्ब करेगी वो कहाँ पर डाल देगी भाई? ब्लड स्ट्रीम में डाल देगी। और ब्लड स्ट्रीम क्या करेगा भाई? इसको हमारे पूरे ब्लड में लेके जाएगा, कहेगा वाह फूड मिल गया, न्यूट्रिएंट मिल गया, एब्जॉर्ब फूड। चलो, डाइजेस्टिव सिस्टम अब क्या करेगा भाई? लार्ज इंटेस्टाइन में फूड जाएगा। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या करेगा जाके भाई? लार्ज इंटेस्टाइन डज नॉट हैव एनी डाइजेस्टिव फंक्शन। याद रखना, ये लाइन को अंडरलाइन कर लो, ये लाइन को अंडरलाइन कर लो। डाइजेस्टिव सिस्टम कोई भी डाइजेस्टिव रोल प्ले नहीं करता है, ठीक है, फंक्शन प्ले नहीं करता है। कितने मीटर लॉन्ग होती है? 1.5 मीटर्स लॉन्ग होती है, ठीक है। अब क्या करेगा भाई? इसके पास भी विलाई है जो कि बचे हुए वाटर और सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। मतलब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इतना वो है, मतलब ये इतना वैसा नेचर का है कि सब चीज़, मतलब जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इतना कंजूस है, सब जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई वो चूस लेना चाहता है, एब्जॉर्ब कर लेना चाहता है, ताकि कुछ भी हमारे वेस्ट मटेरियल में ना पहुंच जाए। चलो, तो विलाई होती है, वाटर और सॉल्ट अब्जॉर्ब करता है। वाटर सॉल्ट अब्जॉर्ब करके जितना भी रेस्ट ऑफ द वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव आउट कर देता है एनस से। दैट इज ऑल अबाउट आवर न्यूट्रिशन एंड दैट इज ऑल अबाउट आवर डाइजेशन। हमारा डाइजेशन कैसे होता है भाई? आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, इसमें तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, आई होप, ठीक है। सिंस ये बहुत लेंथी टॉपिक था तो भाई मुझे लग रहा था कि भाई बच्चे बहुत घबरा जाते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। अब देखो, एनस के पास भी एक एनल स्फिंक्टर होता है, यहाँ पे भी एक स्फिंक्टर होता है जो कि एक गेट की तरह काम करता है। जब फूड आ जाता है तो भाई वो एनल स्फिंक्टर ओपन होता है, देन फूड बाहर निकलता है, देन वो क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो हमारी बॉडी से वेस्ट का एक्सक्रीशन ऐसे ही होता है। एक्सक्रीशन के बारे में मैंने तो नहीं पढ़ा है, लेकिन जितना ही वेस्ट मटेरियल बचे होते हैं ऐसे ही एक्सक्रीट आउट होते हैं, और हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट मटेरियल है जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है वो ऐसे ही एब्जॉर्ब होते हैं। आई होप आपको ये बातें भाई बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। लेकिन ये लेक्चर यहीं पर ओवर नहीं होता भाई, हमारा एक छोटा सा टॉपिक बचा है, दैट इज नोन एज रेस्पिरेशन। अभी उसको भी स्टार्ट करना है। उसको स्टार्ट करने से पहले भाई थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक ले लो, ठीक है। कुछ आपने बगल में रखा हो तो भाई खा पी लो, पानी वानी पी लो, ठीक है। और क्योंकि हमारे बोर्ड्स आने वाले हैं, हमें जम के मेहनत करनी है, तो हमें ज़्यादा ब्रेक लेने की भी ज़रूरत नहीं है, हमें पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे पता है पूरे साल तुम लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है। बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं कि भाई बहुत कुछ पढ़ा है। ओके, चलो, आई होप आपको भाई न्यूट्रिशन समझ में आया होगा। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन बाय रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेशन बाय रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेशन होता है क्या भाई? बाबा रामदेव को जानते हो भाई? ऐसे करते हैं भाई, ऐसे अनुलोम विलोम, ठीक है। कपाल भाती भी करते हैं जिनमें उनका पेट ऐसे ऐसे होता है भाई, लहर जाता है, वो हम लोग तो नहीं कर पाते, ठीक है। तो भाई रेस्पिरेशन इज नॉट अबाउट ये अनुलोम विलोम, सांस अंदर करना बाहर करना, दैट इज नॉट रेस्पिरेशन। वो क्या होती है भाई? ब्रीदिंग होती है, ठीक है। रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन को जानने के लिए भाई देखो, बहुत सारे लोग ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में बहुत कंफ्यूज होते हैं। रेस्पिरेशन, बच्चों से पूछो रेस्पिरेशन क्या है भाई? 2 बार सांस लेके दिखा देंगे मैम रेस्पिरेशन। अरे ये नहीं होता भाई रेस्पिरेशन, ये तो ब्रीदिंग होता है, ठीक है। तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में बहुत फर्क है। ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग भाई ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना, ठीक है भाई। जिस प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है और ऑक्सीजन अंदर जा रही है, दैट इज नोन एज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है ऑफ इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब ब्रीदिंग की मैकेनिज्म 2 मेन प्रोसेसेस को इन्वॉल्व करती है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन मतलब के इनहेल करना और एक्सपिरेशन मतलब के एक्सहेल करना। चलो,
बात करते हैं भाई रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन में जो भी हमने ऑक्सीजन ऑब्टेन करी है उसकी हेल्प से हमारा फूड का ब्रेक डाउन टू रिलीज एनर्जी, दैट इज नोन एज रेस्पिरेशन। सांस लेना रेस्पिरेशन नहीं होता भाई, बहुत सारे लोगों को अभी भी कंफ्यूज है भाई। बड़े बड़े अपने घर पे बताना है यार, मतलब बड़े बड़े लोगों को नहीं पता होता यार। मैंने इसीलिए तो उनसे बोला कि ये छोटा वाला MBBS कर लोगे इसको पढ़ने के बाद, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो तुम लोग को आज पता चलेंगी। लोग सोचते थे भाई सांस लेना रेस्पिरेशन है। चलो भाई पानी 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 पी लो, हाइड्रेटेड रहो। रेस्पिरेशन क्या है भाई? एक प्रोसेस है जिसमें कि भाई ऑक्सीजन की हेल्प से फूड का ब्रेक डाउन हो रहा होता है, ठीक है। किसके लिए? एनर्जी रिलीज होने के लिए, ATP के फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हम लोग को पता है, ठीक है। और रेस्पिरेटरी सब्सटेंस क्या होता है भाई? ग्लूकोज, हम में भी और प्लांट में भी, ठीक है भाई, हम में भी और प्लांट में भी रेस्पिरेटरी सब्सटेंस क्या होता है भाई? ग्लूकोज होता है। स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, सबसे पहले हमें ब्रीदिंग करनी पड़ेगी क्योंकि ऑक्सीजन को इनहेल करने के लिए हमें ऑक्सीजन से खाना ब्रेक डाउन करवाने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होगी, तो ब्रीदिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। एक्सचेंज बिटवीन द लंग एंड ब्लड। आप देखो भाई यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दो तरीके के रेस्पिरेशन होते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक नाम होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या होता है भाई? सेलुलर ये सेलुलर रेस्पिरेशन होता क्या है? अब देखो, अब हमारे बॉडी में पहले तो ये आप देखो यहाँ पर ये बता देते हैं, स्टेप बता देते हैं यहाँ पर, उसको हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। इसे बता देते हैं भाई एक्सचेंज बिटवीन द लंग्स एंड ब्लड्स, ठीक है। लंग से जो ऑक्सीजन गई वो हमारे ब्लड में गई, ठीक है। ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो फिर लंग्स से होके हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से बाहर निकल गई, ठीक है। अब ब्लड और बॉडी से ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, ठीक है, देन होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पर हमें पहले सेलुलर रेस्पिरेशन बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या है भाई? अब ये ऐसा है कि जब फूड का ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है उसको बोलते हैं एरोबिक। सब पहले सोचते थे भाई कि एरोबिक जो भाई ऑक्सीजन में सांस लेते हैं उनको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, जो बिना ऑक्सीजन के साथ लेते हैं उनको एनारोबिक। नहीं, फूड का ब्रेक डाउन होना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बोलते हैं भाई एरोबिक रेस्पिरेशन, लेकिन फूड का ब्रेक डाउन होना इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इसको क्या बोलते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन। मेरी बात याद रखना भाई, अपनी एक्स को जिस तरह भूल जाते हैं सब लोग वैसे भूल ना जाना। चलो अब देखो होता क्या है, बात करें प्लांट्स की, ठीक है। अगर बात करें भाई प्लांट्स की, हम लोगों ने अभी पढ़ा है, अभी न्यूट्रिशन में पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं भाई? प्लांट क्या लेते हैं? CO2 लेते हैं, H2O लेते हैं, देन वो क्लोरोप्लास्ट में जाती है, ठीक है। सन एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होती है और क्या बनता है भाई? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है। अब ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन कहाँ जाता है भाई? सेलुलर रेस्पिरेशन करने। सेलुलर रेस्पिरेशन का सबसे मेन कंपोनेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में फूड का ब्रेक डाउन होता है और ATPs रिलीज होती है, याद रखना, एनर्जी रिलीज होती है भाई। एनर्जी तुम्हें स्टिंग पीने से नहीं मिलेगी, एनर्जी न्यूट्रिएंट लेने से मिलेगी। जब तक न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन मिलके मतलब वो नहीं कर देते, फूड का ब्रेक डाउन नहीं कर देते, तब तक एनर्जी नहीं मिलेगी भैया। कोई भी स्टिंग पी लो और कुछ भी पी लो, चाहे ब्लू वाली पी लो चाहे रेड वाली पी लो, ठीक है। ओके, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ठीक है। ग्लूकोज गया भाई इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसने अपना ब्रेक डाउन किया फूड का और क्या रिलीज किया भाई? फिर से ये सारी चीजें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमारे और एनवायरनमेंट में रिलीज होती हैं। दैट इज अ साइक्लिक प्रोसेस। हमें पता है, क्यों बता रही है मैम आप? कि मैम का काम है सब बताना। अब ये चार्ट आपकी बायोलॉजी बुक में बहुत डरावना लगता है भाई, मतलब NCERT में जो चार्ट बच्चे देखते हैं मी क्या है, ये नहीं पढ़ना है भाई, ये छोड़ो, ये NCERT ने हटा क्यों नहीं दिया? ये बहुत इजी है, पढ़ो तो इसको ठीक से समझो तो ये चार्ट बहुत इजी है। हमें पता है भाई हमारे ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है हमारे सेल के अंदर, हमारे ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है हमारे सेल के अंदर, ठीक है। अब ग्लूकोज
6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है, किसमें कन्वर्ट हुआ भाई 3 कार्बन मॉलिक्यूल, दैट इज पायरोवेट, ठीक है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है, साइटोप्लाज्म में तो पायरोवेट में चेंज हो गया, ठीक है, पायरोवेट में चेंज हो गई, कुछ एनर्जी भी रिलीज हो गई। अब देखो अगर हम लोग तीन चीजें होती हैं, एक तो भाई इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब जहां पर ऑक्सीजन है और नहीं भी है, मतलब है लेकिन सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है। अब देखो पहले हम लोग अपनी बात करते हैं भाई, अपनी बात करें तो भाई इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हमारे अंदर भाई ऑक्सीजन हमने इनहेल करी, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात करें, पायरोवेट गया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे ही थोड़ी ना पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया है पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस मतलब के पावर जनरेट करता है, ठीक है, तो हमारे कानपुर में है भाई पनकी पावर हाउस, वैसे ही हमारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं पावर हाउस। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बनाया उसने, फूड को ब्रेक डाउन किया, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एनर्जी, CO2, H2O और ATP, सिंपली, ठीक है। अब बात करें दूसरी कंडीशन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ईस्ट में होती है भैया, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा, ऑक्सीजन की एब्सेंस है, ईस्ट क्या करती है भाई, ईस्ट क्या करेगी कुछ, अब उसकी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होगा भाई, मतलब उसकी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फूड का ब्रेक डाउन, इथेनॉल, ठीक है, जो कि एक 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होगा और एनर्जी में चेंज होगा, ठीक है, तो इसके एंड प्रोडक्ट ये हैं। और इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, अब देखो लैक ऑफ ऑक्सीजन क्या होती है, जैसे कि भाई हम लोग जब एक्सरसाइज करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, तो हमारे मसल्स में क्रैम्प आते हैं, ठीक है, अब ये क्रैम्प क्यों आते हैं, मसल्स क्या होती है भाई, हम लोग सांस लेने की कोशिश करते हैं, हमारी बॉडी में सांस जाती है, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, जितनी बॉडी को रिक्वायर्ड होती है उतनी नहीं मिल पाती, तो हमारी मसल सेल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। उस कंडीशन में हमारी मसल्स के माइटोकॉन्ड्रिया जब फूड का ब्रेक डाउन करते हैं, मतलब हमारे जो सेल में फूड का ब्रेक डाउन होता है, उस टाइम पर रिलीज होता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी, लैक्टिक एसिड और एनर्जी। अब लैक्टिक एसिड जब रिलीज होता है तो दिस रिजल्ट्स इन द क्रैम्प्स, ठीक है, इसीलिए हमें क्रैम्प्स आते हैं। तो ये चार्ट इतना इजी था भाई, तुम बेफालतू में परेशान हो रहे थे, 3 कंडीशन दिए गए, तीनों का क्या एंड प्रोडक्ट होते हैं याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पर याद रखना भाई कि यहाँ पर जो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है वहाँ पर 38 ATP रिलीज होते हैं, लेकिन जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है वहाँ पर सिर्फ 2 ATP रिलीज होते हैं, यही तो डिसएडवांटेज है एक चीज ना होने का। चलो भाई एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें, फर्मेंटेशन, यहाँ पर ईस्ट वाला बताया था ना, ईस्ट, ठीक है, ये फर्मेंटेशन का एग्जांपल है। कभी भी केक बेक किया है, ठीक है, केक बेक करो या फिर कुछ भी बेकिंग पे लगाओ तो ईस्ट की जरूरत होती है। ईस्ट क्या करती है भाई, ईस्ट हमारे डो को भाई डबल कर देती है, ऐसा नहीं है, ईस्ट जब काम करती है तो भाई इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वो फूड को ब्रेक डाउन करती है, ठीक है, तब इथेनॉल रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो जब केक देखो तो केक पूरस होता है, मतलब उसमें छेद 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 छेद, स्पॉन्जी क्यों होता है भाई, क्योंकि इसमें छेद 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 होता है। क्यों होता है भाई, जब कार्बन डाइऑक्साइड से निकल रही होती है तभी उसकी वजह से वो पोर्स स्ट्रक्चर बन जाते हैं, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होते हैं वो पोर्स स्ट्रक्चर। चलो अब ये फर्मेंटेशन वही था ईस्ट वाला, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन को फर्मेंटेशन बोलते हैं। और मसल सेल एनारोबिक रेस्पिरेशन है वही लैक ऑफ रेस्पिरेशन, तो एग्जाम्पल है। अब इसका डिफरेंस आएगा भाई हमारे एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन का डिफरेंशिएशन, ठीक है, पूछा जाएगा तो भाई 5 कंडीशन में इसका आंसर देना। पहले तो O2 रिक्वायरमेंट में लिख देना, इसके लिए O2 रिक्वायर्ड होती है, इसके लिए नहीं रिक्वायर्ड होती, सिंपल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है इसके लिए। कहाँ पर अगर होता है भाई, ये माइटोकॉन्ड्रिया में अगर होता है और ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन हैज नो नीड टू गो इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ब्रेकडाउन की बात करें तो यहाँ पर भाई कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, यहाँ पर इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का। एंड प्रोडक्ट क्या बनते हैं, CO2 और H2 और एंड प्रोडक्ट इसमें भी CO2 H2 बनते हैं। यहाँ पर एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होती है, यहाँ पर 38 ATP और यहाँ पर 2 ATP डिफरेंस, ठीक है, ये याद रखना है। यहाँ पर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स अपना CO2 और O2 कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, प्लांट अपना CO2 और O2 रूट हेयर से, स्टोमेटा से और लेंटिकल से ऑब्टेन करते हैं। CO2 ऑब्टेन करते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, तो 3 जगह से निकालते हैं भाई, स्टोमेटा से हम लोगों ने पढ़ा है अभी, लेंटिसेल्स क्या होती हैं और रूट हेयर्स क्या होते हैं बता रहे हैं। रूट हेयर जो भाई इनकी, जैसे ये प्लांट है भाई, ठीक है, ये इनके जो रूट हैं
ठीक है। यहाँ पर छोटे छोटे क्या होते हैं भाई, रूट हेयर्स होते हैं। तो ये यहाँ से ऑब्टेन करते हैं कुछ गैसेस। लेंटिसेल्स जैसे कि यहाँ के बार्क है, ठीक है, तो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं वो लेंटिसेल्स होते हैं। तो वहाँ पर भी कुछ मतलब ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि गेटवे की तरह काम करते हैं, तो वो होते हैं लेंटिसेल्स, जहाँ से ऑक्सीजन गैस एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। चलो, रेस्पिरेटरी ऑर्गन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए हमारे अंदर, रेस्पिरेटरी के अंदर कौन कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए। जैसे कि हम लोग लड़की लड़का जब देखने जाते हैं तो देखते हैं नहीं भाई, नाक अच्छी होनी चाहिए, और लड़का लंबा होना चाहिए, चौड़ा होना चाहिए, बॉडी होनी चाहिए, गोरा होना चाहिए, पैसे होने चाहिए, खानदानी दौलत होनी चाहिए, ठीक है, एक कोठी होनी चाहिए। तो ऐसे ही यहाँ पर भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, ठीक है। लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए ताकि भाई ऑक्सीजन का एक्सचेंज जो हो, या फिर ऑक्सीजन को भाई इनफ सरफेस एरिया मिल पाए, ठीक है, वहाँ पर जाने के लिए। थिन और परमिएबल एरिया होना चाहिए भाई, ताकि गैसेस एक्सचेंज ईजी हो। हमारे अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन दैट इज हमारा लंग्स के अंदर एल्वियोलाई, ठीक है, अभी पढ़ेंगे एल्वियोलाई क्या है, ठीक है। तो जब एल्वियोलाई की जो वॉल्स होती है उसको थिन होना चाहिए ताकि वहाँ पर गैसेस एक्सचेंज अच्छे से हो जाए। और वहाँ जहाँ पर हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, जैसे कि हम बात करें अभी एल्वियोलाई के बारे में पढ़ेंगे, एल्वियोलाई ऐसा दिखता है, ठीक है। यहाँ पर होती है भाई ब्लड वेसल्स, बहुत सारी ब्लड वेसल्स, यहाँ पर होती है ब्लड वेसल्स, और अबंडेंट ब्लड सप्लाई यहीं से होता है। चलो बात करें भाई, आप देखो हमारे एनिमल, एक्वेटिक एनिमल कैसे ऑब्टेन करते हैं। जैसे कि पता है भाई, एनवायरनमेंट से अगर रिलेट करें तो वाटर में जो हमारे ऑक्सीजन का अमाउंट होता है बहुत कम होता है, ठीक है, मतलब अगर बात करें कंपैरिजन बहुत कम होता है। तो जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं उनको बार बार सांस लेनी पड़ती है। हम लोगों ने सांस ली छोड़ दी, मतलब हम लोग को बार बार लेनी पड़ती है, लोगों को उनको बहुत तेजी से लेनी पड़ती है, ठीक है। तो इसके लिए वो क्या करते हैं भाई, बहुत तेज सांस लेते हैं। और कहाँ से लेते हैं भाई अपनी ऑक्सीजन पानी से लेते हैं, पानी को इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाती है उनके अंदर, और देन पानी को एक्सहेल कर देते हैं, ठीक है। अभी देखो हम लोग पढ़ेंगे भाई, उनके अंदर एक स्पेशली वो होती है भाई गिल्स, ठीक है। यहाँ पर देखो भाई सुंदर सी मछली है, यहाँ पर गिल स्लिट्स होती हैं, ठीक है, ये उनका भाई रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। माउथ से वाटर इनहेल करती हैं, ठीक है, ये रेस्पिरेटरी गिल्स होती हैं। अब गिल्स क्या करती हैं, वो ऑक्सीजन थ्रू गिल्स द ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर एंटर द ब्लड एंड द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड एंटर द वाटर। अब गिल्स से क्या होती है, गिल्स सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। अब ठीक है, जैसे वाटर गया अंदर, यहाँ पर जितनी भी ऑक्सीजन थी एब्जॉर्ब हो गई, जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड थी वाटर में चले गए, और थ्रू द माउथ वो वाटर क्या हो जाता है भाई, वाटर फिर से गिल से ही वाटर क्या हो जाता है भाई, वापस चला जाता है, मतलब इसी पानी में रहती है ना मछली, जल की रानी है भाई। और इस किसकी वजह से होता है, डिफ्यूजन की वजह से होता है। आपको पता है डिफ्यूजन हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन गैसेस ट्रैवल करती हैं। चलो ह्यूमन का रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है भाई, ह्यूमन बींग्स में जो एक स्पेशल सिस्टम होता है इसी वजह से रेस्पिरेशन पॉसिबल होता है, उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। इसमें क्या क्या होता है भाई, नॉस्ट्रल्स होती हैं, नाक, फेरिंग्स होती हैं भाई हमारी विंड पाइप, ठीक है, लैरिंग्स होती हैं भाई हमारी वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है। देन हमारी ट्रैकिया होती है, ओके। देन ट्रैकिया को विंड पाइप बोलते हैं, फेरिंग्स को नहीं, ओके। देन हमारी ब्रोंकियाई होती हैं, ब्रोंकाई हमारी ब्रांचेस होती हैं विंड पाइप के, विंड पाइप हमारे लंग्स में जाके ब्रांच क्रिएट करता है, ठीक है। एंड देन ब्रोंकियोल्स होती हैं। अब देखो भाई यहाँ पे बात करें भाई, अगर जूम करें लंग्स को, तो ये ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई ब्रांचेस ऑफ विंड पाइप, ठीक है। देन इसको ब्रोंकियोल्स बोलते हैं, ब्रोंकियोल। देन ब्रोंकाई डिवाइड होती है ब्रोंकियोल्स में। देन लास्ट में होता है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई को भाई बलून सेक्स होता है यहीं पर, ये मेन रेस्पिरेटरी और वो है हमारा, ठीक है, मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। इसकी जो एल्वियोलाई की वॉल होती है बहुत थिन होती है ताकि गैसेस एक्सचेंज अच्छे से हो सके, ठीक है। O2 गया हमारी बॉडी के अंदर, देन यहाँ पर होती है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या करती है भाई, एल्वियोलाई है ये ब्लड वेसल्स है या बॉडी सेल्स हैं, ठीक है। अब एल्वियोलाई से जो एक गैस गई वो पहले कहाँ गई भाई, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं बोला जाता, ताकि इसी की हेल्प से हमारी बॉडी सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचती है, ठीक है। अब यहाँ पर है हीमोग्लोबिन, ठीक है, आरबीसीज के अंदर है हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन गया, ठीक है, हीमोग्लोबिन की हेल्प से बॉडी सेल्स के अंदर गया,
ठीक है। तो ऐसे ही होता है हमारे भाई ऑक्सीजन जाने का सफ़र, ऑक्सीजन हमारी बॉडी से हमारे ब्लड स्ट्रीम या फिर बॉडी सेल्स तक कैसे गई। ये था भाई हमारा रेस्पिरेशन का फुल्ली और फ्लैशली कंप्लीट वन शॉट। इसमें ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा हैं जो एग्जाम्पल से पढ़ाई गई हैं, वो आप लोग पढ़ लेना। और आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा भाई। और अगर कुछ भी डाउट है इस लेक्चर से रिलेटेड तो वो डाउट्स को आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। और मैं फिर से कहूँगी भाई इस चैप्टर के नोट्स अच्छे से बनाते हुए चलो, और वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, मेरी तो मानो भाई बहुत हेल्पफुल होंगे। और ये इसका पार्ट 2 जल्द ही आने वाला है भाई हमारे नेक्स्ट वीक में। इस वीक के जो सारे लेक्चर है भाई वो ऑलरेडी शेड्यूल्ड हैं। और तो कुछ नहीं भाई, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट से बताओ। और अगर वीडियो अच्छी लगी है भाई, ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करो भाई, जो तुम्हारे अच्छे फ्रेंड है, जो तुम्हें सारी चीज़ें बताते हैं उनके साथ मत शेयर करना भाई। जो मतलब पढ़ के आते हैं और एग्जाम में कहते कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है, उनके साथ शेयर करो जिनको आप मतलब जिनके साथ आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, जिनसे आपकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, उनके साथ ये वीडियो शेयर करो। और इसके अलावा तो कुछ नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज पार्ट 2, जिसमें हम लोग ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।